तो ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्विज है आप लोगों के सामने। टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना जरूर जरूर स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर अभी अपनी जो रिलेशनशिप है उसके 70वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की है। तो ये कौन सी कंट्री है ये बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म, डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म यहां पर अभी लॉन्च किया गया था। तो 4th एग्रीकल्चर जो लीडर समिट यहां पर देखने को मिली हरियाणा के अंदर, तो यहां पर ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है चाइना के द्वारा रिसेंटली अभी बात की गई है कारा कैनाल के बारे में। ये करा या फिर आप लोग करा इसको बोल सकते हैं। ये कैनाल है, कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ थाईलैंड को। किसके साथ में कनेक्ट करती है ये बताना है आप लोगों को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैप दिखाकर डिटेल में इसके बारे में बातें करेंगे। अभी आईसीआईसीआई बैंक जो था वो काफी न्यूज में था, जो इसकी सीईओ डायरेक्टर थी चंद्रा कोचर की वजह से। तो कौन सी कमेटी पैनल के द्वारा बोला गया कि इनके द्वारा जो बेसिक बैंक के जो कोड कंडक्ट होते हैं उनका वायलेशन किया गया है, उसके बेस पर बोला गया कि इनको हटा दिया जाए। तो टर्मिनेशन किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनका किया गया है ये बताना है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O जिसको आप लोग बोलते हैं, ये अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में कितने गुना यानी कि कितने टाइम यहां पर पावरफुल होती है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के द्वारा फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म मार्ट एक तरीके की मार्केट आप लोग बोल सकते हैं, तो फेस्टिवल तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अभी किस एरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया ताकि ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी कंट्री में लाया जा सके। नेक्स्ट जो बात की जा रही है फर्स्ट अंडर वाटर रोवर, जिसका नाम था यहां पर, ये रोबोटिक जिसका ड्रोन था, ये एक तरीके का आई रोबो। तो ये इसका आई रो पूरा नाम आप लोगों को बताना है। ये लॉन्च किया गया। अगर किसी भी जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पानी के अंदर जाकर लगभग 200 मीटर तक यहां पर रियल टाइम में उसके एचडी इमेज दे सकता है ताकि उसको सुधारा जा सके। यानी कि मान लीजिए ये एक समुद्र है, इसके अंदर ये पानी का जहाज घूम रहा है यहां पर, और इसकी तलहंडी में नीचे कोई प्रॉब्लम हो गई यहां पर तलहटी में, तो यहां पर जाकर क्या करेगा, उसकी पिक्चर बता देगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं। तो इसका नाम आप लोग को बताना है। ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इनोग्रेट किया गया फर्स्ट लोयन सफारी, ये है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो ये कहां पर है अगर आप लोग इसको भी जानते हैं, इसके नाम से भी आप लोग बता सकते हैं तो कौन सा राज्य है ये। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी आप लोग को आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखिएगा। आइए एक एक करके देख लेते हैं। अर्जेंटीना है वो कंट्री जिसके साथ में 70वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की गई। हमारी कंट्री हो गई यहां पर, यहां से आप लोग देखेंगे ये हो गया अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, बुर्नोइस एरीज इसकी कैपिटल है, जहां पर रिसेंटली अभी गेम भी आप लोगों को देखने को मिले थे कई सारे, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 4th एग्रीकल्चर जो समिट थी यहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म के नाम से बुलाया गया। चाइना की बात करें तो चाइना है वो कंट्री यहां पर जो कि कारा कैनाल के बारे में बात कर रही है, और ये अंडमान सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ में। थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए नॉर्मली अगर चाइना से कोई भी सामान लेके आना है तो ये यहां से होकर जाता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया से होकर जाते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, वो नाम आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी करा कैनाल के बारे में बात करते हैं। करा कैनाल अगर ऑल्टरनेटिव रूट यहां से मिल जाता है चाइना को, तो कल को अगर यहां पर कोई डिस्प्यूट है तो चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट रहेगा। तो यहां पर ये अंडमान निकोबार वाले एरिया से यहां से होता हुआ चाइना के लिए ऑल्टरनेटिव रूट आ जाएगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि चाइना के लिए एक और ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर बना रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहां से एक और ऑल्टरनेटिव रूट यहां से खरीदने, ये यहां से खोलने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर ऑलरेडी आप लोग जानती हैं ये बेसिकली इसका क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। तो ये करा कैनाल है जो कि काफी न्यूज में है रिसेंटली, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बीएन श्री कृष्णन पैनल है जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया आईसीसी की जो सीईओ डायरेक्टर थी उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोड जो बैंक के बेसिक नॉर्मल कोड होते हैं उनका एक तरीके से उल्लंघन किया है, यानी कि अपने हस्बैंड की कंपनी को फायदा पहुंचाया, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में थे। नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना ज्यादा पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने में। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिला फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म मार्ट। हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में टूरिस्ट एक्टिविटी को खासकर एक इस तरीके से कि हमारी कंट्री में भी टूरिस्ट एक्टिविटी और लार्ज स्केल पर बढ़ सके, क्योंकि जब यहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इस तरीके से, ये ग्लोबल लेवल का जब यहां पर सेलिब्रेशन होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहां पर आते हैं। फर्स्ट अंडर वाटर रोबोट रोड, ये था यहां पर आई रोव ट्यूना, ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा आई रोव ट्यूना, TUNA। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये यहां पर अभी हमारी कंट्री में देखने को मिला, जो कि काफी फायदा पहुंचाएगा आने वाले टाइम में। राजस्थान है वो गवर्नमेंट जिसके द्वारा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सफारी यहां पर स्टार्ट की गई लोयन से रिलेटेड, ठीक है, तो यहां पर जाकर आप लोग लोयन वगैरह देख सकते हैं। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में बहुत ज्यादा था और फिर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया ये कि रिसेंटली अभी इंडिया में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बोली गई है, खासकर जो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। इंट्रोड्यूस किया गया किससे रिलेटेड यहां पर ये फीचर है ये बताना है। पहला बोला गया यहां पर द बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको मैनेज करने की बात की गई, रूल 1998। दूसरा बोला गया रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूजेज, जो रूल है 1999। तीसरा बोला गया ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ये 2011। तीसरा बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी रेगुलेशन, तो ये आप लोग वो स्टैंडर्ड ये रेगुलेशन 2011। तो कौन सा यहां पर सही स्टेटमेंट है ये आप लोग को बताना है इससे रिलेटेड। सही आंसर है यहां पर इसका सी। ये बात की जा रही है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के बारे में 2011 के। देखिए बेसिकली काम क्या था, काम यहां पर यह था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वेस्ट को इकट्ठा करे वो, कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो आगे आने वाले टाइम में जो भी यहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकेगा। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी को दी गई, जो भी ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि कोई भी आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, किसी भी कंपनी का वो सामान है, वो उसका वेस्ट जब बन जाएगा, जब आप लोग यूज करके फेंक दोगे, तो उसी कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इसको यहां पर इकट्ठा करने के लिए भी। ये बात यहां पर बोली गई है। अब रीयूज करे, नया बनाए, या जो भी उसको करना है वो अपने आप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है जलयुक्ता शिविर के बारे में। ये जो स्कीम है यहां पर किससे रिलेटेड है और क्या है, किस चीज से है इसके बारे में, और कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले बात की जा रही है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कर्नाटका गवर्नमेंट का, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि जो ड्रोथ प्रोन एरिया होता है, यानी कि जहां पर सूखा पड़ता है, वहां पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको सही से सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो भी पानी रहेगा मानसून का उसको इकट्ठा किया जाएगा और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। यह है बेसिक इस स्कीम का पर्पज यहां पर। तो बोला गया कि ए स्टेटमेंट सही है, बी में बोला गया टू स्टेटमेंट सही है, सी में बोला गया बहुत सही है, डी में बोला गया कोई सी भी सही नहीं है। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है कौन सी है यहां पर। तो आइए जान लेते हैं आंसर। वैसे इसका सही है बी, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो ये किसकी है, ये यहां पर महाराष्ट्र की स्कीम है, ना कि कर्नाटक की। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था और लगभग 5000 जो विलेज हैं फ्री फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी करना था उनको, यानी कि जहां पर पानी की कमी है वो वहां पर पानी अवेलेबल यहां पर बेसिक पर्पज था कराना इसका, कि हाँ प्रॉब्लम कोई फेस न करे। इसी के साथ में जो फोकस दिया जा रहा था ये दिया जा रहा था कि कैसे ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना है, ताकि पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे और आराम से जो नल है उनमें पानी आराम से आता रहे। इसी के साथ में जो पानी है उसको कैसे स्टोरेज करना है, और इसी के साथ में यहाँ पर 82% अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें आप लोग, ये रेनफेड एरिया है जहां पर बारिश नहीं होती है ढंग से, ठीक है। और अगर बात करें 52% एरिया हुआ है जहां सूखा पड़ता है, तो ये काफी बड़ा यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो पानी अवेलेबल है मानसून का, कैसे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ये था इसका बेसिक पर्पज। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहा है फॉरेन बॉन्ड के बारे में। फॉरेन बॉन्ड जो वर्ड यूज किया जाता है ये किसको डिनोट करता है, यानी कि किस बैकग्राउंड में इसको यूज करते हैं हम लोग। पहला बोला गया यहां पर कंट्री ऑफ प्रीमियम, दूसरा बोला गया कंट्री ऑफ ओरिजिन, तीसरा बोला गया कंट्री ऑफ सेलिंग, चौथा बोला गया कंट्री ऑफ डिस्काउंट। किसके नाम से यहां पर फॉरेन बॉन्ड यूज किया जाता है, तो इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है कौन सा है। तो जो सही आंसर है इसका ये है ए। यहां पर सारे ये है, सॉरी यहां पर ये वैसे ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो यहां पर इसका जो आंसर है सही ये है, ये हो गया आप लोगों के सामने बी। तो जो बी आंसर है यहां पर इसमें ये बेसिकली फॉरेन बॉन्ड, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में कोई आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो जिस कंट्री से ओरिजिन होकर वो बॉन्ड आ रहा है हमारी कंट्री में, तो उस कंट्री का ओरिजिन यहां पर यूज किया जाएगा। तो फॉरेन बॉन्ड एक तरीके से बाहर से जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में किया जाता है उसको आप लोग बोल सकते हैं, उसके नाम पर यहां पर इसको फॉरेन बॉन्ड रखा है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के बाहर से आकर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंट्री ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है, बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ जो एक्सटर्नल डेब्ट होता है, यानी कि जो उधारी हमारी कंट्री के द्वारा ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंडिया का मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट जो होता है, जो उधारी होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। पहली स्टेटमेंट ये है, यानी कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी उधार लेने वाली एंटिटी है हमारी कंट्री में। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो इंडिया एक्सटर्नल डेट है, यानी कि जो उधारी है, ये यूएसए के डॉलर में मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। आइए समझ लेते हैं कौन सा आंसर सही है यहाँ पर। बेसिकली जो आंसर डी सही है यहाँ पर, यानी कि डी का मतलब क्या हो गया, नन ऑफ द अबोव, ठीक है।
तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यहां पर उधारी लेती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है वो एक्सटर्नल, जो यहां पर ईसीबी जिसको बोलते हैं, कमर्शियल बोरिंग आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होता है बेसिकली, ये कई तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। वो क्या क्या है, किस किस फॉर्म में है, यहां पर आप लोग देखते हैं। तो यहां पर एक तो होता है जिसको बायलैटरल डेट आप लोग बोलते हैं, बायलैटरल उधारी। तो ये क्या होता है, फॉरेनर जो गवर्नमेंट होती है यहां से बेसिकली उधारी होती है, यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग जापान से उधारी लेते हैं तो इसे बायलैटरल डेट आप लोग बोलेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग मल्टीलैटरल डेट का मतलब ये है, जो भी आईएमएफ हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या फिर कोई दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उससे अगर यहां पर उधारी ली जाती है जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो इसे मल्टीलैटरल डेट बोला जाता है। पहले तो ये आप लोग डिफरेंस समझिए। फिर यहां पर अगर बात करते हैं कि कौन यहां पर मतलब कौन यहां पर हमारी कंट्री में ज्यादातर किस फॉर्म में पैसा देखने को मिलता है, तो यूएसए की डॉलर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, 48% के करीब 2017 के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग चलें। अगर बात करें यहां पर फिर आगे रुपये की फॉर्म में देखने को मिलता है उधारी लगभग 37, पहले नंबर पर डॉलर हो गया, दूसरे नंबर पर रुपये हो गया, तीसरे नंबर पर यहां पर जो बोला जा रहा है ये एक्सटर्न, ये यहां पर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये क्या होता है एसडीआर, ये आईएमएफ की करेंसी आप लोग बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर जापानीज येन हो गया, चौथे नंबर पर यूरो हो गया, पांचवें नंबर पर और छोटी मोटी जो भी करेंसी होगी उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। तो ये टोटल मोटा मोटा खाका आप लोगों के सामने है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टैक्स के बारे में। कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि यहां पर इंपोज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही रखा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही यहां पर इंपोज किया जाएगा, उसके द्वारा ही यहां पर कलेक्ट किया जाएगा और उसके द्वारा ही यहां पर रखा जाएगा। तो कौन सा टैक्स है यहां पर, ये पहला बोला जा रहा है ई स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा बोला जा रहा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तीसरा बोला जा रहा है लैंड रिवेन्यू, चौथा बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, तो जो सही आंसर होगा यहां पर इसका ये हो गया डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। तो यहां पर जो लिस्ट होते हैं स्टेट आइटम में, जो भी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें स्टेट की हकदारी होती है यहां पर कि यहां पर इसके ऊपर वो टैक्स इंपोज कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो जो सही आंसर यहां पर हो गया इसका डी, यानी कि सारे यहां पर स्टेट लिस्ट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और कई बार यहां पर जब बात आती है एग्रीकल्चर की तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। एग्रीकल्चर को बार बार ये बोला जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर अगर एग्रीकल्चर के बारे में कोई डिसीजन लिया जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पर डिसीजन ले सके, तो इसके ऊपर कई बार बवाल भी होता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी 2019 में पूछा गया है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे। देखने में बड़ा लग रहा है पर लेकिन आप लोग कॉमन सेंस से इसको सही कर सकते हैं। अभी बताता हूं कैसे। बात की जा रही है माइनर मिनरल के बारे में। माइनर मिनरल यानी कि लघु खनिज अगर आप लोग बोले उसके बारे में अगर बात की जा रही है यहाँ पर, तो आप लोग माइंड में रख सकते हैं यहाँ पर सैंड के बारे में, ठीक है। तो सैंड को बोला जा रहा है कि एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू, अगर हमारी कंट्री में जो लॉ है उसके हिसाब से हम लोग बात माने, यानी कि माइनर मिनरल है यहाँ पर अगर लॉ के हिसाब से हम लोग बात करके चलते हैं तो पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर, ये स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज। तो यहां पर अगर किसी को लीज देनी है तो ये क्या करेगी, यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, पर लेकिन इससे रिगार्डिंग जो रूल और रेगुलेशन होगी वो फ्रेम करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है अगर कहीं इलीगल तरीके का काम हो रहा है वहां पर तो उसको सही कर सके। माइनर मिनरल के बारे में अगर कोई इलीगल तरीका काम हो रहा है तो उसको यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है यहां पर ये, ठीक है। अब आप लोग समझिए यहां पर ये जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल आप लोगों को नजर आएंगी। पहले तो इसी स्टेटमेंट के अंदर आप लोग कंट्रोवर्सी नजर आएगी, यानी कि ग्रांट तो दे रखा है इसको, पावर तो इसको दे रखी है और बाकी का जो रूल फ्रेमवर्क करेगा वो सेंटर करेगा। ये तभी पॉसिबल हो पाता है मैक्सिमम अगर 2 या 3 राज्य मिलकर बोल दे कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है उसमें किया जा सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा फंडा जो हो रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक गलत तरीके की बात यहाँ पर इस सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई। ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, जब इसी के हाथ में बोल रखा है कि हाँ ग्रांट आप लोगों को देना है तो फिर यहाँ पर प्रिवेंस भी ही करेंगे इलीगल तरीके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा खनन जो माफिया होते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये अलग अलग राज्य में यहाँ पर कई बार न्यूज में भी रहते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऐसे आसान से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि सर्विस एरिया अप्रोच ये इंप्लीमेंट की जाती है किसके प्रीव्यू में, यानी कि किसके अंडर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की जाती है। पहले बोला जा रहा है यहाँ पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर लीड बैंकिंग स्कीम है यहाँ पर ये, तीसरा बोला जा रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, चौथा बोला जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत।
तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? तो जो सही आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। सही आंसर है इसका बी। देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। होता क्या है बेसिकली, सर्विस एरिया अप्रोच के तहत जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी 1989 में, ये देखिए 1989 में इंट्रोड्यूस की गई थी, पर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। रीजन क्या है? बैंकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही थी, तो इसलिए यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आया। खासकर रूरल वाले एरिया में कैसे हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में काफी न्यूज देखने को मिलती थी। तो बोला जा रहा है कि प्लान डेवलपमेंट खासकर रूरल और सेमी अर्बन जो एरिया का है वो यहां पर किया जाता है, यानी कि एक्सटेंड किया जाता है यहां पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल जो रूरल बैंक है उनको। खासकर पर्टिकुलर बैंक के एरिया में कौन सा विलेज पड़ता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको डेवलप करने की उसके ऊपर यहां पर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ आप लोगों की यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करने की, कैसे यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, वो तमाम मुद्दे। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी हो गया। ये बैंकिंग सिस्टम की बात यहां पर की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है बिबेक डिब्रोय कमेटी के बारे में। तो बोला जा रहा है कि किससे रिलेटेड है थी ये कमेटी, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। पहला बोला जा रहा है कि सजेस्ट किया गया इसके द्वारा मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड थी बिबेक डिब्रोय कमेटी। दूसरा बोला गया है बैंकिंग, जो यहां पर ये बैंकिंग सुपरविजन की बात की जा रही है, इसके बारे में थी ये कमेटी। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट की एंटिटी का कुछ एरिया बेचना। लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, इससे रिलेटेड थी ये कमेटी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, ए बी सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। आइए डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। आंसर हो गया इसका ए, बिबेक डिब्रोय जो कमेटी है यहां पर, ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। प्राइवेटाइज ये करने की बात की जा रही थी रेलवे की। ठीक है, तो यहां पर ये भी रिकमेंड किया गया कि यहां पर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए रेलवे का, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में बात रहती है। इसी के साथ में सेटअप करने की बात की जा रही है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको ढंग से कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस बिबेक डिब्रोय कमेटी के द्वारा दिया गया। दूसरा यहां पर अभिजीत सेन कमेटी यहां पर लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी की बात कर रही थी। तीसरा यहां पर जीवी रामकृष्णन कमेटी ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी। और बेसल जो यहां पर कमेटी है, यहां पर बेसल कमेटी यहां पर बेसल सुपरविजन की बात करती है, यानी कि किस तरीके से यहां पर वो सारी बैंकिंग सुपरविजन की बात करती है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे झेलना है। ठीक है, तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं जीएसएलवी मैक 3 के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? पहला बोला जा रहा है कि ये जो है यहां पर सिस्टम, यहां पर ये 3 स्टेज व्हीकल है, जो कि यहां पर चंद्रयान को ले जाने की अभी बात कर रहा था, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, 3 स्टेज है यहां पर। दूसरी स्टेज में बोला गया है कि यहां पर जो 3 स्टेज यहां पर ये है, तो 2 सॉलिड मोटर यूज किए जा रहे हैं यहां पर फर्स्ट में, जो कि S200 के नाम से आप लोग याद रखते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट यहां पर यूज किया जा रहा है कोर में, यहां पर L110 के नाम से याद रखते हैं। और क्रायोजेनिक स्टेज यहां पर C24। तो ये डिजाइन किया गया यहां पर, इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैरी करने के लिए 4 टन क्लास सैटेलाइट को। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या हो गया इसका? सही आंसर आप लोगों के सामने यहां पर इसका बी, यानी कि वो सॉरी सी आंसर इसका सही है। ये 3 स्टेज का इंजन है। पहली बात, ये तीनों स्टेज आप लोगों के सामने है। ये क्या करता है, अगर यहां पर 800 किलोग्राम का जो वेट है उसको ये ले जाता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, पर लेकिन अगर यहां पर 400 किलोग्राम का यहां पर वेट है उसको ये ले जाता है यहां पर जीटीओ तक। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं। तो ये सबसे हैवी व्हीकल है हमारी कंट्री का, जिसको बाहुबली के नाम से भी आप लोग पुकारते हैं। तो अगर बाहुबली के नाम से आप लोगों को बोले कोई, या फिर इसका एक और नाम है जो कि मैंने आप लोगों को स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था, वो नाम आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में जो चंद्रयान 2 को ले जाने की बात की जा रही है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये व्हीकल यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में, बात की जा रही है इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। जो फूड ग्रेन रहता है यहाँ पर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग FCI बोलते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जाम भी कंडक्ट कराती है इसके पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिससे आप लोग फूड इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिया जाता है वो पेड किया जाता है फार्मर को। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट और क्या क्या आती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल जो भी रहते हैं यहाँ पर, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल, इसके साथ में चार्ज फॉर गोडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी। देखिए एक बार आप लोगों ने यहाँ पर प्रोक्योर कर लिया तो फार्मर को पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों को वो जो माल वहां से जो भी आप लोग लेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को ले जाना है, उसको जाकर स्टोर भी करना है, मार्केट में ले जाकर उसको बेचना भी है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर ये क्या किया जाना है, गरीबों में, जैसे हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, गरीबों में फिर इसको बांटना भी है। कहीं 1 रुपए किलो के हिसाब से, तो कहीं 4 रुपए 5 रुपए किलो के हिसाब
हिसाब से अलग अलग स्कीम है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर यहां पर जो देखने को मिलता है, ये सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी यहां पर करा चुका हूं, काफी न्यूज में है रिसेंटली। इसका आंसर आप लोगों को खुद से देना है। बात की जा रही है यहां पर जो ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट इन एड की बात की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को, तो कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर दिया जाता है? आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 या आर्टिकल 265?